ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। फर्जी डीजीपी ठग पुलिस ने किया गिरफ्तार, कहा समाजवादी नेता है जनाब। जिलाध्यक्ष ने दी तुरंत सफाई, नहीं है ये समाजवादी। नगर निगम से चोरी हुआ, कार्यकारिणी में रखा एम्पलीफायर। निगम अधिकारियों कर्मचारियों को कई दिनों बाद हुई चोरी की जानकारी। कालिंदी बिहार में बने काशीराम योजना के तहत रहने वाले सीवर और पानी की समस्या से हैं परेशान। विधायक के साथ मिले जलकल की महाप्रबंधक से मिल गया आश्वासन। और रोडवेज बस अड्डे पर यात्रियों के लिए नहीं कोई सुविधा, केवल एसी बसें चलाकर विभाग बन गया अपने मुंह मियां मिट्ठू। और अब खबरें विस्तार से। डीजीपी वन फोन पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले शैलेंद्र अग्रवाल को कथित तौर पर सपा नेता के तौर पर पेश करने पर शनिवार को समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राम सहाय यादव ने स्पष्ट किया कि पार्टी में ऐसा कोई भी नेता नहीं है और न ही उसके पास पार्टी की कोई सदस्यता है और पार्टी का ऐसे किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। आगरा की पौष कॉलोनी विभव नगर से ठगी आरोप में गिरफ्तार किए गए शातिर ठग शैलेंद्र अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद ये बात तेजी से फैली कि शातिर सपा की सरपरस्ती के चलते ठगी के इस काले कारोबार को अंजाम दे रहा था और वो खुद सपा नेता है। इस बात का खंडन करते हुए समाजवादी पार्टी आगरा जिले के जिलाध्यक्ष राम सहाय यादव ने स्पष्ट किया कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति ना तो पार्टी का कोई पदाधिकारी है और ना ही पार्टी में सदस्य है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर कोई सदस्यता की रसीद है तो कोई लाकर दे। उन्होंने कहा कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति आज तक पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ है। वैसे किसी भी व्यक्ति के पार्टी से किसी भी संबंध का खंडन करते हैं। अधिकारी अजय अग्रवाल की आप कहना चाह रहे हो, वो अग्रवाल मेरी पार्टी में सदस्य भी नहीं है। यहाँ से लखनऊ तक किसी कार्यकारिणी में वो सदस्य नहीं है और 6 महीना से मैंने रिकॉर्ड मंगा लिया है। वो जो समाचार के पत्र के माध्यम से मुझे ये चीज़ की जानकारी हुई कि उसमें उल्लेखन किया गया समाजवादी पार्टी की पदाधिकारी, लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी में इसका खंडन करती है कि वो हमारी समाजवादी पार्टी में कहीं भी सदस्य नहीं है। अगर सदस्य है तो कहीं भी मीडिया के माध्यम से या कहीं से भी हमें उस रसीद को दिखाए, उसको जहाँ भी उसने रजिस्ट्रेशन कराया उसको अवगत कराया। बिल्कुल मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मीडिया से निवेदन करता हूँ, उसका तत्काल उसका जो खंडन करें। हमारी पार्टी का कोई पदाधिकारी। समाजवादी पार्टी जिला कार्यकारिणी की मासिक बैठक का आयोजन फतेहाबाद रोड स्थित जिला कार्यालय पर किया गया। इस बैठक में मंत्री राजा महेंद्र अरिदमन सिंह सहित जिलाध्यक्ष और जिले की पूरी कार्यकारिणी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। समाजवादी पार्टी जिला इकाई की मासिक बैठक का आयोजन हर माह की तरह इस माह के पहले शनिवार को जिला कार्यालय पर किया गया। इस बैठक में जिला इकाई के पदाधिकारियों सहित पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन के लिए कैबिनेट मंत्री राजा महेंद्र अरिदमन सिंह भी उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं में आपसी मनमुटाव छोड़ आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संगठित हो काम करने का आह्वान किया। अपने आप में ज़्यादा होना चाहिए पार्टी के अंदर, लेकिन इस पार्टी में ज़्यादा सदस्य और ज़्यादा मेहनत के काम, इसमें हम लोग को कुछ ना कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। भले हमारे नज़दीक है, लेकिन अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो हमें उसको तवज्जो देनी चाहिए। जो काम करके दे रहा है हमारा नज़दीक उससे। बैठक में आए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जनता के बीच जाने का आह्वान किया गया है और कहा कि विधानसभा चुनावों को केंद्रित करते हुए अभी से जनता के बीच जा संदेश दें, जिसका लाभ विधानसभा में मिल सके और इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें जिले से जिताने का काम करें। समस्या आ रही है, कहाँ समस्या नहीं हल हुई अधिकारी के माध्यम से, उसकी पूरी समीक्षा यहाँ की जाती है कार्यालय में। तो समीक्षा को पूरी रीडिंग लेकर आए, उसको पूरा जो है हाई कमान को अवगत कराया जाता है कि भाई ये जो है समस्या जेन्युइन थी, लेकिन अधिकारियों ने नहीं मानी।
उस समस्या ऊपर तक जाती है, उसमें हो सकता है और जेन्युइन समस्या है तो अधिकारी उसके लपेटे में आए। नहीं, शिकायत आ रही है तो अधिकारी बिल्कुल सहयोग करेंगे, और सहयोग नहीं करेंगे तो उसके आगे भी हमारे लिए सब रास्ता है, हम सब रास्ता नहीं जानते हैं। हम बैठे, हम जाएंगे अधिकारी के पास, हमारे लोगों की बात नहीं सुनेंगे, उपाध्यक्ष की नहीं सुनेंगे, सचिव की नहीं सुनेंगे, सदस्य की नहीं सुनेंगे, प्रभारी की नहीं सुनेंगे, कैंडिडेट की नहीं सुनेंगे, तो अध्यक्ष के माध्यम से हम जो है अपने प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराएंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराएंगे। सारी समस्याओं का सब समाधान है, जहाँ नहीं होगा ऊपर होगा। आम जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रयासरत जिला कमेटी द्वारा शनिवार को जिला कार्यालय पर ऑनलाइन समस्याओं की सुनवाई के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई, जिसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री राजा महेंद्र अरिदमन सिंह ने फीता काटकर किया। इसी के साथ आगरा ऐसा जिला बन गया जहां पार्टी द्वारा ऐसा प्रयास किया गया है। पार्टी हाईकमान द्वारा सभी जिलों के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करें, और इसके बाद भी अधिकारी किसी तरह की लापरवाही करते हैं तो उसकी शिकायत हाईकमान से की जाए। इसी को लेकर अब आगरा की जिला इकाई ने जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए तकनीकी का सहारा लिया है, जिसके लिए शनिवार को जिला कार्यालय पर पार्टी की ओर से ऑनलाइन शिकायत के लिए www.समाजवादीपार्टी-आगरा लॉन्च की, जिसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री राजा महेंद्र अरिदमन सिंह ने फीता काट कर किया। इसके बाद जिला अध्यक्ष राम सहाय यादव ने बताया कि अब सभी ऑनलाइन शिकायतों को सोशल साइट्स पर डाला जाएगा और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। अगर इसके बावजूद भी जो अधिकारी जनता की समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बरतते हैं, उनकी शिकायत हाईकमान से कर कार्रवाई कराई जाएगी। समस्या आ रही है, लोग भटकते हैं चारों तरफ, उनको न्याय नहीं मिलता है। वहाँ ऑनलाइन जो है कंप्यूटर पर जो है समस्या फीड होगी, उसको जिस माध्यम से जिस विभाग के माध्यम की जो समस्या होगी उसको ऑनलाइन उसको अवगत करा दिया जाएगा, और उस पर अगर वो समस्या नहीं होती है तो वो पूरी नेट पर डाल दी जाएगी। इस अधिकारी ने इस जो समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। निस्तार का तो ये है कि वो कोई समय सीमा नहीं अभी हमने रखी है, उसकी समय सीमा हम कैसा उसका जो है हमें रिजल्ट मिल रहा है क्या है, उसके बाद में समय सीमा भी हम जो है बांध देंगे, क्योंकि अभी एकदम सारे लोड डाल देंगे और अभी पहले खींच लेंगे तो हो सकता है उतना वजन डाला जाए। अभी यही चीज़ बहुत बड़ी है, अनोखी है, पूरे प्रदेश में आगरे के अंदर ये काम हो रहा है। आगरा में घर वापसी को लेकर शुरू हुई सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला डाबली राठिया गांव का है, जहां बीते 25 दिसंबर को एक ही परिवार के 17 लोगों ने मुस्लिम धर्म छोड़ हिंदू धर्म को अपनाया था। शनिवार को हुए घटनाक्रम में उस पूरे परिवार ने एक बार फिर मुस्लिम धर्म अपना लिया है। इस घटनाक्रम के बाद पूरा परिवार डरा हुआ है और अकेले ही रहना चाहता है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी गांव के रहने वाले घटेली उर्फ रहमत और इनके परिवार के 17 लोगों ने एक बार फिर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इस्लाम अपनाने के लिए इन्हें कलमा पढ़ाया गया और घटेली के एक बेटे का उसकी पत्नी से दोबारा निकाह करवाया गया। आवाज देकर के जो है हिंदू बना लिया गया था। साहब का फोन आया, उन्होंने कहा कि ये लोग वापस आना चाहते हैं तो आप तशरीफ लाएं, लिहाजा इनको मजहब इस्लाम में दोबारा दाखिल कर लें। तो मैं वहाँ पहुँचा, एक शादी थी बाकायदा, उस शादी में वो लोग शरीक थे। रसूलपुर एक गांव का नाम है, रसूलपुर में वो सब लोग हमको मिल गए, जिसमें रहमत अली साहब थे, उनके बेटे थे मोहम्मद आरिफ खान। फिर वहाँ से हम लोग मिठापुर आ गए। मिठापुर में उनकी बीवी और उनके दूसरे भाई मोहम्मद अली वो भी तशरीफ ले आए। इन सब लोगों ने कलमा शरीफ पढ़ा और उसके बाद मैंने जो है उनका तजदीद ईमान भी किया, जिसमें ये 4 लोगों से मेरी मुलाकात हो गई, 17 लोगों परिवार है, बाल बच्चे समेत। और उनके 2 भाई जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उन्होंने ये कहा कि वो लोग भी आना चाहते हैं। इंशाल्लाह कल जो है वो जब घर पे आ जाएंगे तो उनका भी उनको कलमा पढ़ा करके तजदीद ईमान उनका भी किया जाएगा। घटेली और उनका परिवार नट जाति से हैं और लड़के नाई की दुकान चलाते हैं। सभी शुरू से मुसलमान थे। 25 दिसंबर 2014 को इन्होंने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया। गांव में हवन हुआ, सभी उसमें बैठे और अपनी आस्था बदल दी। हिंदू बनने के बाद घटेली समेत सभी परिवार वालों को दिक्कतों का सामना शुरू हो गया। गांव की नट जाति ने इन्हें खारिज कर दिया और घटेली के बेटे रवि उर्फ आरिफ का आरोप है कि हिंदू बनाने वाले शख्स ने इनकी कोई सुध नहीं ली। गए थे जब तो गए नहीं, कारण क्या रहा? क्या रवि और आपके बीच में क्या बात हुई? नहीं, लव और उसके बीच में क्या बातचीत हुई? वो थोड़ा सा बातचीत उसने हमने लोभ दिया था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जहाँ उस झांसे में आ गए थे हम। क्या झांसे में? यही कि जहाँ लाइट वाट जहाँ लाइट नहीं है, ये नहीं है और सौदा नहीं है, सब कुछ नहीं है, कहाँ खंजरा नहीं, पानी नहीं, मैं ये कराऊंगा।
ये अपने गांव में ही ये कराऊंगा। अब उसने 4-5 महीने में खबर भी नहीं ली है, ना कुछ हुआ है। अब ना तो हमारे पास वो हिंदू भी आ रहे हैं, ना कोई अपनी बरादर आ रही है, हम तो अकेले पड़े हैं। इसीलिए मैंने सोचा अपने घर वापसी आया तो उसमें ही बढ़िया है। कितने लोग थे उस समय आपके साथ जाने वाले? लव पंडित जिसका आप नाम बता रहे हैं, उसने कितने लोगों को ये मैं सब कहा था? हम करीब 15-16 आदमी थे। अच्छा, और अब कितने लोग वापस हुए? 15-16 आदमी पूरे वापस हुए। कानपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम मुक्त करने के लिए प्रशासन भी इस ओर अब गंभीर दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में यातायात पुलिस अधीक्षक ने खंदारी हाईवे चौराहे का मौका मुआयना कर जाम से निपटने के लिए बनाए गए प्लान पर अमल करने की बात कही। इस दौरान हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी भी मौजूद रहे। आगरा में जाम की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन भी इस ओर काफी गंभीरता से विचार कर रहा है। आगरा में लगने वाले जाम का सबसे बड़ा कारण है हाईवे के चौराहों पर अनियंत्रित यातायात, जिसको लेकर सबसे पहले यातायात पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ खंदारी हाईवे चौराहे पर निरीक्षण किया और एक नया प्लान तैयार किया। यातायात अधीक्षक ने बताया कि पहले प्लान में खंदारी हाईवे को लिया गया है। इसमें लॉयर्स कॉलोनी के सामने एक कट दिया जाएगा ताकि चौराहे तक जाने वाले ज्यादा से ज्यादा वाहनों को यू टर्न लेकर वापस न आना पड़े और सर्विस रोड के माध्यम से लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सके। जबकि दूसरा कट गुरुद्वारा के पास बनाया जाएगा ताकि मथुरा की ओर से आने वाले वाहनों को सर्विस रोड पर लाया जा सके, जिससे काफी हद तक चौराहे पर वाहनों का दबाव कम होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि खंदारी से काफी सारा क्रॉसओवर ट्रैफिक जो नया आगरा बसा हुआ है वो पुरानी सिटी की ओर जाता है, इसी प्रकार पुरानी सिटी से नई सिटी की ओर जाता है। उस ट्रैफिक के जाने और आने की वजह से NH2 पर काफी ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए हम ट्रैफिक को 2 भागों में स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम भी हमारे साथ है जो इसका सर्वे कर रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम कुछ ऐसे आगे मीडियन पॉइंट्स पे कट ओपन कर सके ताकि हम खंदारी की क्रॉसिंग को मेन बंद करके और उस ट्रैफिक को मेन कैरेज वे पे डाल के स्प्लिट करके और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चला सके। यातायात पुलिस अधीक्षक इस नए प्लान में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उनके साथ हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनसे पुलिस अधीक्षक हर पहलू पर गंभीरता से बात करते रहे। यातायात पुलिस अधीक्षक का कहना था कि अगर ये प्लान सफल रहा तो अन्य हाईवे के चौराहों पर भी इसी तरह की व्यवस्था को अमल में लाया जाएगा। यमुना पार इलाके के कालिंदी विहार में बने काशीराम योजना में रहने वाले लोगों के लिए विधायक धर्मपाल सिंह ने जलकल की महाप्रबंधक से मुलाकात कर पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों को राहत देने की मांग की, तो वहीं महाप्रबंधक ने जल्द ही पाइपलाइन ठीक करा राहत देने की बात कही है। आपको बता दें कि लंबे समय से यहाँ पानी का कोई भी नामो निशान नहीं है। सीवर और पेयजल की समस्या को लेकर काशीराम योजना में रहने वाले लोगों ने विधायक धर्मपाल के साथ जलकल की महाप्रबंधक मंजूरानी गुप्ता से मुलाकात की। विधायक का कहना था कि लंबे समय से कालिंदी विहार में बने काशीराम योजना में रहने वाले लोग इस समस्या से परेशान हैं, तो वहीं पेयजल की किल्लत से भी जूझ रहे हैं। लगातार हो रहे कालिंदी विहार के विस्तार के कारण अब उनके लिए पानी का संकट पैदा हो गया है, जिसके चलते वो अपनी समस्या लेकर महाप्रबंधक मंजूरानी गुप्ता के पास पहुंचे हैं। ब्लॉक काशीराम योजना की समस्याएं थी, वहाँ सीवर चौक हो गया था और पीने की पानी की मैंने महाप्रबंधक जी को संज्ञान में लाया हूँ। आपने विश्वास भी दिलाया है उन्हें कल तक हल कराने का। किस तरह की समस्या वहाँ का सीवर चौक हो गया था और पीने के पानी की समस्याएं थी। पीने का पानी वो 4 मंजिले होने के कारण वहाँ पहुँच नहीं पाया, तो मैंने आपसे संज्ञान में लाए हैं वो समस्या को। आपने विश्वास भी दिलाया है कि उस समस्या का हल हो जाएगा। एडीए ने जिस तरह से वहाँ कॉलोनी डेवलप की है, तमाम बिल्डरों ने वो बना दी है, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या बन रही है। अब ये तो बहुत बड़ी समस्या है। शासन स्तर पर इस समस्या को हम लोगों ने कई बार विधानसभा में उठाने का काम किया है। जो शहरी विकास मंत्री हैं उनके संज्ञान में भी लाया हूँ कि जो समस्याएं हो रही हैं, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं, उन्हें कैसे वहाँ सुविधाएं प्रदान की जाएं, पानी की, बिजली की, सड़क की। तो इस मामले पे प्रयास कर रहा हूँ कि इससे उनकी जो समस्याएं हैं, बहुत सारी कॉलोनी हमारे क्षेत्र में हैं, उन कॉलोनी की समस्याओं के लिए हम संघर्ष। जलकल की महाप्रबंधक का कहना था कि विधायक ने उनसे मुलाकात की और उनकी समस्या का समाधान जल्द कर दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया। जब तक वैकल्पिक तौर पर टैंकर्स के माध्यम से जलापूर्ति कराई जाएगी और सीवर की समस्या का भी जल्द निस्तारण करा दिया जाएगा। योजना के F ब्लॉक में उन्होंने सीवर के लिए बताया था। काशीराम योजना में जो सीवर लाइन है उसके लिए टैंक्स बने हुए हैं जगह जगह पर। वो टैंक
से सफाई कर दी जाती है, सीवर लाइन खुल जाती है, चालू हो जाती है। उन्होंने एफ ब्लॉक की समस्या बताई है, उसे हल करा दिया जाएगा। लगातार वो नियमित रूप से पानी वो सीवर की समस्या और पानी की पेयजल समस्या, पेयजल की जो समस्या है वो काशीराम में एक ओवर टैंक बना हुआ है, उससे पानी जाता है, लेकिन आसपास और कॉलोनियाँ भी बस गई हैं, तो उन कॉलोनी में भी कुछ कनेक्शंस जो है जुड़े हुए हैं, तो पानी की कमी हो जाती है। अगर उनके यहाँ पानी टैंक भर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसे चेक कर लिया जाए। महाप्रबंधक ने एक्सीएन बीवी सिंह को समस्या निपटाने की जिम्मेदारी सौंपी है ताकि जल्द से जल्द समस्या का समाधान कराया जा सके। बीते दिनों सपा एसटी एससी प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पर प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव ने आगरा जिला प्रशासन को गुमराह कर प्रोटोकॉल लेने का आरोप लगाया है, जबकि प्रदेश सचिव के पास भी ये प्रोटोकॉल नहीं है। सचिव का कहना है कि इस बाबत मुख्यमंत्री से भी शिकायत की जाएगी और प्रशासन को भी आगे से एहतियात बरतने के लिए पत्र लिखा जाएगा ताकि पार्टी का नाम खराब ना हो। इसी साल बनाई गई नई समाजवाद पार्टी की एससी एसटी प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी में बनाए गए सदस्य पर आगरा में रहने वाले सदस्यों और प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव ने मैनपुरी में रहने वाले सदस्य राकेश वाल्मीकि पर गलत तरीके से आगरा के जिलाधिकारी को पत्र भेजकर उनके लिए प्रोटोकॉल मांगने का आरोप लगाया है। प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव आशा रानी वाल्मीकि का कहना था कि बीती 30 अप्रैल को फैक्स के माध्यम से जिलाधिकारी को पत्र भेजकर प्रोटोकॉल मांगना गलत है, क्योंकि प्रोटोकॉल का अधिकार प्रदेश सचिव को नहीं है। ऐसे में महज सदस्य होने पर भला कैसे प्रोटोकॉल मिल सकता है। इस संदर्भ में जल्द ही मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत कराया जाएगा ताकि ऐसा फिर ना हो सके। राजेश कुमार वाल्मीकि जी जो मैनपुरी से हैं, ये परसों आए हैं और इन्होंने प्रोटोकॉल का दुरुपयोग किया है, जबकि प्रदेश सचिव को न प्रदेश अध्यक्ष तक को ये सुविधा प्रोटोकॉल की नहीं है। इन्होंने प्रदेश सचिव होकर यहाँ पे प्रोटोकॉल लिया है, गनर लिया है, अपने सर्किट हाउस में रूम बुक कराया है और जितनी मीडिया वगैरह से ये सब में फेसबुक में डाला है उस समय मुझे ज्ञात हुआ है और इसका मैं क्या कहते हैं विरोध करती हूँ कि इन्होंने जो किया वो गलत है। जिस तरीके से राजेश कुमार वाल्मीकि जी ने यहाँ के शासन को गुमराह करते हुए प्रोटोकॉल का दुरुपयोग किया, वही सफाई कर्मचारियों को गुमराह किया है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ सर्किट हाउस में आके उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ में बैठक ली बिन नियम विरुद्ध, यहाँ आकर वाल्मीकि समाज को उन्होंने गुमराह किया है। इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाए। साथ ही सचिव का कहना था कि आगरा के जिला प्रशासन को भी इस बारे में पत्र लिखकर अवगत कराया जाएगा ताकि इस तरह की किसी भी खत या फैक्स पर कार्रवाई न की जाए और लोग सत्ता का गलत इस्तेमाल न कर पाएं। निगम में महफूज नहीं कोई सामान। जी हाँ, ये बात आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन ये सच है, जिसके बाद अधिकारी भी इस बात से खासे परेशान हैं। बीते दिनों नगर निगम में बने कार्यकारिणी भवन में रखे एम्पलीफायर को कोई चोरी कर ले गया और निगम अधिकारियों कर्मचारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब निगम अधिकारी तैनात कर्मचारियों के वेतन से कटौती कर उन्हें लापरवाही के लिए दंडित करने की बात कहते हैं। सरकारी दफ्तरों में लापरवाही कोई नई बात नहीं है। कभी फाइलें तो कभी कागजात चोरी होना या खो जाना सरकारी दफ्तरों की परंपरा सी बन गई है, लेकिन जब कार्यकारिणी जैसे भवन से ऑडियो एम्पलीफायर चोरी हो जाए तो ये एक बड़ी बात है। जी हाँ, जहां शहर के प्रथम नागरिक और शहर के पार्षद शहर के विकास के लिए नई नई योजनाएं बनाते हैं, उसी कमरे में रखे एम्पलीफायर का चोरी हो जाना बड़ी बात है। चोरी की घटना की जानकारी होते ही अधिकारी भी खासे चिंतित हैं। कर्मचारियों की इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए उप नगर आयुक्त ने कार्यकारिणी में तैनात कर्मचारियों के वेतन से ही भरपाई करने के आदेश जारी किए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। एक पावर प्रेजेंटेशन था तो हम लोग जब लाउड स्पीकर उसका माइक चालू करने के लिए देखा तो बताया एम्पलीफायर नहीं है। तो केयरटेकर बुला के पूछा, मैंने केयरटेकर को निर्देश दे दिए हैं कि जिसकी ड्यूटी के दौरान ये चोरी हुआ है उनके वेतन से इसकी कटौती करी जाए, भरपाई करी जाए और केयरटेकर को ये कहा पीछे दीवार टूटी है उसको बना दिया जाए। चोरी की घटना होने के बाद अधिकारी भी अब लापरवाही बरतने वाले और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की बात कहते हैं ताकि पूरे परिसर में सुरक्षा बरकरार रह सके। ये एक प्रावधान कर रहे हैं कि हर एक कोने पे सीसीटीवी कैमरे का प्रावधान किया जाए और कौन आ रहा है कौन जा रहा है और जिससे अवांछनीय तत्व रोक सके। गौरतलब है कि इतने बड़े नगर निगम में सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं है, ऐसे में चोरी की घटना होना कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही सीसीटीवी की मदद से अब अधिकारी काम में लापरवाही और अपनी कुर्सियों पर न बैठने वालों पर भी आसानी से नजर रख सकेंगे।
आगरा संभागीय परिवहन विभाग ने ताजनगरी में वाहनों में ओवरलोडिंग रोकने के लिए 1 मई से अभियान शुरू कर दिया है। आरटीओ सिटी अशोक कुमार ने बताया कि अभियान के पहले दिन विभागीय अधिकारियों ने शहर से 29 और देहात से करीब 55 गाड़ियों को पकड़ा है, जिन्हें संबंधित थानों में भेजा गया है। साथ ही इस अभियान से आरटीओ विभाग को अच्छे राजस्व की प्राप्ति की आशा है। आगरा शहर और देहात के रास्तों पर संभागीय परिवहन विभाग ने वाहनों में ओवरलोडिंग को रोकने का अभियान 1 मई से शुरू कर दिया है। इस अभियान को ज्यादा सख्ती से चलाने के लिए रात्रि का समय निर्धारित किया गया है। हालांकि दिन में भी सड़कों पर विभागीय लोगों की सख्ती रहेगी, लेकिन ज्यादातर मार्गों पर रात के समय नो एंट्री खुलने के कारण ज्यादा संख्या में ओवरलोड वाहनों को पकड़ा जा सकेगा और अभियान को सफल बनाया जा सकेगा। इस अभियान में प्रशासन और पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है, जिसमें एसडीएम और सीओ लेवल के अधिकारी संभागीय परिवहन अधिकारियों के साथ मौजूद रहेंगे। कल 1 तारीख से ओवरलोडिंग गाड़ियों के खिलाफ हमारा अभियान चलाया जा रहा है पूरे यूपी में। क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरह से रणनीति? हमारा जो है ओवरलोडिंग गाड़ियां ऐसी शिकायत प्राप्त होती है कि रात में ही ज्यादा निकलती हैं, तो रात में हमारी 6 टीमें लगी थी कल रात में, तो 29 गाड़ियां पकड़ी भी गई हैं। 29 गाड़ियां पकड़ के विभिन्न थानों में बंद किया गया है। 2-3 आरटीओ, 3 हमारे यात्रिक अधिकारियों की टीम यहाँ पे लगी हुई थी, 2 टीम मथुरा में लगी हुई थी, 2 टीम फिरोजाबाद में लगी हुई थी। इस तरह से सारी टीमों ने पकड़ा है गाड़ियों को, और हमारा ये अभियान चलेगा, अभी 10-5 दिन तक चलेगा। वाहनों में ओवरलोडिंग के लिए शुरू किया गया अभियान जोरों से चलाया जा रहा है। इसका प्रमाण इस बात से है कि पहले ही दिन शहर से 29 और देहात से 55 गाड़ियां पकड़ी गईं, जो संबंधित थानों में बंद हैं। इस अभियान की सफलता से संभागीय परिवहन विभाग को तो राजस्व का लाभ होगा ही, साथ ही शहर और देहात की सड़कों को जल्दी खराब होने से भी बचाया जा सकेगा। सड़कों के खराब होने से होने वाली दुर्घटनाओं पर भी लगाम लग पाएगी। हालांकि ये कहना कितना सही होगा कि इस अभियान से वाहन में माल ओवरलोडिंग करने वाले चालकों और ट्रांसपोर्टर्स को सुधारा जा सकेगा, कहा नहीं जा सकता। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ताज न्यूज। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक अकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें
Shri Balaji Jewellers, Fortune Tower near Kargil Petrol Pump, Agra. Phone number 9719333563 or 9759339992. श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, 80 ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहां पर उपलब्ध हैं। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं देश की सेवा करूं। मैं बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीतना चाहती हूँ। तो आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आइए सेंट एसपी इंटरनेशनल एकेडमी, जहां आपके बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, आधुनिक लाइब्रेरी, आधुनिक कंप्यूटर से सुसज्जित कंप्यूटर लैब, प्रैक्टिकल लैब, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड व खेल खिलौनों की उचित व्यवस्था। एडमिशन ओपन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 7th। संपर्क करें गांव खंडेर, टीकतपुरा, फतेहाबाद, बहारोड, फतेहाबाद, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9756607507। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, जिसने निपटने के लिए परिवहन विभाग ने यात्रा में राहत देने के लिए तो एसी बसों को शुरू कर दिया है, लेकिन बस अड्डों पर साधारण बसों में यात्रा करने वाले और अन्य यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते यात्रियों को गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। सुना था सुख के सामने दुख, अच्छाई के सामने बुराई, बड़े के सामने छोटा और ऊंचे के सामने नीचा नजरअंदाज हो जाता है, दिखाई नहीं देता। लेकिन ये सारी बातें सकारात्मक सोच के चलते या इसका परिणाम लोगों को राहत दे तो ठीक है, नहीं तो इन बातों के कोई मायने नहीं रह जाते। हम इन बातों को यूपी रोडवेज के किए गए बेहतरीन कामों के लिए कह रहे हैं। यूपी रोडवेज ने बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों के कम किराए पर बसों में एसी की व्यवस्था करी, जो गर्मियों में लोगों को राहत दे रही है। यात्रियों को इतनी बड़ी राहत देने के साथ ही रोडवेज अपने सभी बस अड्डों पर आंखें मूंदे बैठ गया। उदाहरण के तौर पर बात करें तो आईएसबीटी पर यात्रियों के लिए पीने के पानी, बैठने के लिए कुर्सियां, कोई व्यवस्था नहीं। जानकारी के लिए जो एलसीडी लगी है उसकी हालत बेहद खराब है। प्रतीक्षालय का तो हाल ही बेहाल है। इसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि एसी बसों को शुरू कराकर रोडवेज कोरी वाहवाही लूटकर अपनी तमाम खामियों को छुपा रहा है, जिसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ता नजर आ रहा है।
आगरा में बिजली कटौती ना हो, इसके लिए नवागत चीफ इंजीनियर अतुल निगम ने एक टीम गठित की है जो उन तमाम स्थानों को दुरुस्त करेगी जहां से ब्रेकडाउन की संभावना होती है, जिसके चलते लोगों को बिजली कटौती की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा और बाद में बिजली विभाग के विरोध में प्रदर्शन और हंगामे करने बंद हो जाएंगे। ताजनगरी में दक्षिणांचल विद्युत विभाग में मुख्य अभियंता का पद अलीगढ़ से आए अतुल निगम ने संभाल लिया है। अलीगढ़ में भी वो इसी पद पर ही अपनी सेवा दे रहे थे। आगरा आकर उनका मानना है कि आगरा टीटी जोन में होने के कारण बिजली सप्लाई की अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी। साथ ही जो भी खामियां हैं उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। इसके लिए कई टीमों को गठित कर लिया गया है। नवागत मुख्य अभियंता ने बताया कि उनकी मुख्य प्राथमिकता आगरा वासियों को कम से कम 22 घंटे बिजली सप्लाई देना होगा। देखिए, बिजली की चूंकि गर्मियों में मांग बढ़ जाती है तो आकस्मिक कटौती करनी पड़ती है। मांग अचानक बढ़ने के कारण सबको बिजली की आवश्यकता होती है पूरे प्रदेश में। तो उसका दो इलाज है। पहला तो बिजली की व्यवस्था करना, वो हमारे लखनऊ लेवल पे व्यवस्था की जा रही है, कर ली गई है और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी उसके हिसाब से व्यवस्था की जाएगी। फिर भी अगर डिमांड ज़्यादा रही तो संभावित कटौती बहुत। आगरा चूँकि टीटी का क्षेत्र है, इसमें मुझे नहीं लगता कि आकस्मिक कटौती भी 1-2 घंटे अभी कभी रूटीन में नहीं, कभी कभी करनी पड़ सकती है अगर मांग बहुत ज़्यादा हो गई तो। आगरा में मुख्य अभियंता पद की जिम्मेदारी संभालने वाले अतुल निगम पूर्व में दक्षिणांचल विभाग में एक्सीएन के पद पर तैनात रह चुके हैं, इसलिए आगरा और उसके वासी उनके लिए नए नहीं हैं। साथ ही वो यहाँ की समस्या और समस्या से होने वाले हालातों के बारे में भी अच्छी तरह से वाकिफ है। तभी आगरा में एक जिम्मेदार पद को संभालते ही गर्मियों में होने वाली समस्या के लिए टीमों का गठन कर विभागीय उपकरणों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया गया है। अब देखना होगा कि नवागत चीफ इंजीनियर का ये कदम आने वाली गर्मियों के दिनों में कितना असरदार साबित होता है। जिला प्रशासन आगरा ने शहरवासियों से अपील की थी कि आगरा शहर के लोग नेपाल पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएं। इसी कड़ी में मोतीगंज खाद्य व्यापार समिति द्वारा हाथीघाट रोड पर नेपाल पीड़ितों की सहायता के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें मोतीगंज बाजार के व्यापारियों ने 1 ट्रक खाद्य सामग्री भेजने की बात कही। जिला प्रशासन ने आगरा शहर के लोगों से भूकंप प्रभावित देश नेपाल की सहायता करने के लिए अपील की थी, जिस पर अमल करते हुए शहर के अधिकांश लोगों द्वारा नेपाल को आर्थिक एवं खाद्य सहायता भेजी जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को मोतीगंज खाद्य व्यापार समिति ने नेपाल पीड़ितों की सहायता के लिए एक राहत कैंप लगाया, जिसका उद्घाटन एडीएम सिटी राजेश श्रीवास्तव और एसपी सिटी समीर सौरभ ने फीता काटकर किया। कैंप में मोतीगंज के व्यापारियों और दलालों ने जरूरत की खाद्य सामग्री जमा कराई, जो कि जिला प्रशासन द्वारा नेपाल को रवाना की जाएगी। वहीं एडीएम सिटी और एसपी सिटी के साथ एडीएम फाइनेंस राजकुमार ने भी आगरा वासियों से नेपाल पीड़ितों के लिए मदद करने की अपील की। मोतीगंज खाद्य व्यापार समिति के बाहर व्यापारी भाई, दलाल भाई और आम आगरा की पब्लिक से हमने आह्वान करके ये कैंप लगाया, जो कि माननीय अपर जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी महोदय, एसपी सिटी महोदय, एडीएम फाइनेंस साहब, इन लोगों की प्रेरणा से ये कैंप लगा है। जो नेपाल में भूकंप आया है, भूकंप पीड़ितों की सहायता हेतु एक लगाया गया, जिसमें आटा, चावल, दाल, चीनी, नमक और हम लोगों की इच्छा है कि हम लोग इसमें मिनरल वाटर की लगभग 200 कार्टून और 1 ट्रक यहाँ से राहत सामग्री चावल, आटा, चीनी वगैरह की देंगे। वहीं व्यापारियों का कहना था कि हमारा रिश्ता पहले इंसानियत का है और ऐसे वक्त में हमें एक दूसरे की हर संभव मदद करनी चाहिए। अगर राहत सामग्री कम पड़ती है तो व्यापारी भाई और दिन भी कैंप लगाएंगे। शनिवार को आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच बीएसए के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीएसए पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन कर रहे शिक्षा मित्रों का कहना था कि बीएसए कार्यालय में द्वितीय चरण के शिक्षा मित्रों का संयोजन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आरक्षण प्रक्रिया के नाम पर जमकर अनियमितताएं की जा रही है। हम डीएम साहब से मिलने के लिए इस वजह से आए थे कि बीएसए आगरा ने 3 दिन में 3 बार विज्ञप्ति निकाली है, जिसमें महिलाओं को विद्यालय आवंटन के लिए बुलाया गया था। पहली सूची में कुछ और निकालते हैं, दूसरी सूची में कुछ और निकालते हैं, तीसरी में हर तीसरे दिन ये किसी न किसी दबाव बस पक्षपात करते हुए हर रोज़ अपनी ही बात को 3 बार बदल चुके हैं 3 दिन में। कहना ये हमारा कि पता नहीं कल कौन सी सूची आने वाली है, ये किसके दबाव में बदल रहे हैं। हम डीएम साहब से ये बात लेकर के आए थे कि इसमें पूरे प्रदेश में कहीं भी आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं है। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का ये आदेश है
कि यहाँ पूरे प्रदेश में जो भी समायोजन होना है वो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जो भी वरिष्ठ शिक्षा मित्र है उसको पहले बुलाया जाएगा और जो उसके बाद उसी क्रम में नियुक्ति उनकी होनी है। नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा के बाद देश के हर कोने से नेपाल को सहायता दी जा रही है, जिसमें आगरा भी पीछे नहीं है। हर रोज आगरा से भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। इसी कड़ी में लॉयंस क्लब के पदाधिकारियों ने शनिवार को खाद्य सामग्री के 3 ट्रकों को हरी झंडी दिखा नेपाल को रवाना किया। प्राकृतिक आपदा का प्रकोप झेल रहा हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जहां आए भूकंप ने इस देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी। इस समय हर देश नेपाल की हर संभव मदद के लिए आगे आ रहा है। इसी कड़ी में लॉयंस क्लब आगरा के पदाधिकारियों द्वारा 3 ट्रक खाद्य सामग्री एकत्रित की गई और शनिवार को डॉक्टर NC गुप्ता और लॉयन जितेंद्र चौहान ने ट्रकों को हरी झंडी दिखा नेपाल रवाना किया। तो खुशी की बात यह है कि मटेरियल जाए और लोगों तक पहुंचे, क्योंकि लाइंस की वहाँ विभिन्न शाखाएं हैं, करीब 5000 लाइंस मेंबर्स वहाँ काम कर रहे हैं दिन रात। तो उनके माध्यम से जो भी सामग्री जा रही है तो वो उन तक पहुंच जाएगी और जिनकी ज़रूरत है आज, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ 2-2, 3-3 दिन हो गए खाना तक नहीं बना हुआ है। तो ऐसे में हमारे यहाँ 4000 किलो चावल और 8000 kg आलू आज ये 3 ट्रकों के माध्यम से भेजा जा रहा है। नेपाल पीड़ितों के लिए कुछ खाद्य सामग्री भेज रहे हैं, जो वहाँ पे लॉयंस क्लब के हमारे 5000 मेंबर्स पहले से है वो इसको इकट्ठा करके वहाँ वितरित करेंगे। नेपाल के जो प्राकृतिक विपदा आई है उसके लिए जो सामग्री भेज रहे हैं ये एक बहुत महान कार्य है और अपना योगदान यहाँ से कर रहे हैं। तो सच में उनकी सोच का, उनके मन की एक व्यथा को, उनकी व्यथा को अपनी मन को व्यथा समझ करके कुछ कार्य करना एक बहुत ही बड़ा काम है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे उनको कुछ न कुछ तो थोड़ी बहुत सहायता तो मिलेगी। लॉयंस क्लब आगरा आधार के पदाधिकारियों का कहना था कि नेपाल में उनकी संस्था इन ट्रकों को रिसीव कर हर जरूरतमंद तक पहुंचाएगी। वहीं लॉयंस क्लब के पदाधिकारियों द्वारा भूकंप में मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। सूर्यदेव के तेवर हर दिन तेज होते जा रहे हैं, जिससे गर्मी का पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन करीब 40 डिग्री की गर्मी में भी पर्यटक ताजमहल की खूबसूरती का दीदार करने भारी तादाद में ताजमहल पहुंच रहे हैं। जहां ताज की खूबसूरती को देख पर्यटक खुश नजर आते हैं, तो वहीं ताज परिसर में फैली अव्यवस्थाओं से नाखुश। मई माह की शुरुआत यानी सूर्यदेव के तेवरों में बदलाव। गर्मी का प्रकोप आगरा शहर में आग की तरह बरसना शुरू हो गया है, लेकिन ये भीषण गर्मी ताज दीदार की चाह रखने वाले पर्यटकों के कदमों को रोक पाने में असमर्थ नजर आ रही है। भीषण गर्मी होने के बावजूद भी शनिवार को ताज दीदार को आए पर्यटकों की संख्या में कोई अंतर नजर नहीं आया, जिसके बाद परिसर में सैलानियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। ताजमहल की खूबसूरती के चलते भले ही सैलानियों की तादाद में गर्मी का कोई असर ना पड़ रहा हो, लेकिन ताज दीदार को आए सैलानी कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही के चलते परेशान जरूर दिखाई दिए। विभाग ने ताज दीदार को आए सैलानियों की सुविधा के लिए अभी तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं, जिसके बाद गर्मी से बचाव के लिए सैलानी पेड़ों की छांव में बैठे नजर आए। तो वहीं विभाग ने अभी तक ताजमहल के बाहरी परिसर में सैलानियों के लिए पीने के पानी की भी कोई उत्तम व्यवस्था नहीं की है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस बार विभाग के आला अधिकारी उस इमारत पर सैलानियों की सुविधा के लिए गर्मी से बचाव के पुख्ता इंतजाम करते हैं, जिस इमारत से भारत सरकार को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है, या ये अव्यवस्थाओं का सिलसिला यूं ही निरंतर चलता रहेगा, जिस पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, अंधेर नगरी चौपट राजा। ताज दीदार के लिए जहां हर दिन हजारों की तादाद में सैलानी आगरा आते हैं, तो वहीं प्रशासन ने भी ताज परिसर के सारे होटल्स मालिकों को सैलानियों की सूची प्रशासन को सौंपने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन का कहना है कि नजदीकी थाने और पर्यटन विभाग के साथ साथ अब होटल्स में रुकने वाले पर्यटकों की सूची भी जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी, जिसके संदर्भ में प्रशासन ने सभी होटल्स मालिकों को एक नोटिस भेजा। इस तरह के प्रयास बहुत पहले होने चाहिए, मगर ये प्रयास नाकाबिल तारीफ है। इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जिस समय पर्यटक भारतीय पर्यटक ठहरता है उसकी सूचना सीधे क्षेत्रीय थाने को जाती है, उससे एक वाउचर भरवाया जाता है। जो CO LIU पहले थे उन्होंने एक वाउचर बना के दिया था कि इस तरह का वाउचर बना करके क्षेत्रीय थाने को भारतीय पर्यटक का दिया जाए, वो दिया जाता है। तो अगर उन्हें इस चीज़ का आलंकन करना है कि किस होटल में कितने लोग ठहरे, तो सीधे थाने से उसकी डाटा मंगा लिया जाए। और दूसरी बात यह है कि विदेशी पर्यटक का LIU के अंदर जाता है, वो भी एक डाटा बना हुआ है और वो जाता है, तो LIU से उसका डाटा मांग लिया जाए।
भगवान परशुराम सेवा समिति संस्था द्वारा शनिवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि हर वर्ष की तरह कहराई मोड़ शमशाबाद से निकलने वाली भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा इस वर्ष भी धूमधाम से निकाली जाएगी, जिसका उद्घाटन संस्कृत मनीषी पंडित चंदन लाल पाराशर करेंगे। शनिवार को भगवान परशुराम सेवा समिति के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें पदाधिकारियों ने बताया कि परंपरागत रूप से हर बार निकाली जा रही शोभा यात्रा इस बार भी बड़े धूमधाम से मंगलवार को कहरई मोड़ से शुरू होगी, जो राजपुर चुंगी होते हुए विभव नगर स्थित पूर्व विधायक मधुसूदन शर्मा के यहाँ समाप्त होगी। शोभा यात्रा का उद्घाटन संस्कृत मनीषी पंडित चंदनलाल पाराशर के द्वारा किया जाएगा। शोभा यात्रा कहरी मोड़ से शुरू प्रतिवर्ष की बात कहरी मोड़ से निकलेगी और यह शोभा यात्रा श्री मधुसूदन शर्मा के निवास पर विभव नगर में रुकेगी, झांकी लगभग 2 दर्जन होंगी। प्रतिवर्ष पहली साल से कुछ कम झांकियाँ निकाली गई हैं, क्योंकि किसानों पे आपदा ज़्यादा है, इसलिए कुछ कम खर्चा किया गया है। हमारे भगवान परशुराम सेवा समिति के तत्वाधान में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे राजपुर चुंगी क्षेत्र की परशुराम शोभा यात्रा भव्य रूप से निकाली जा रही है। पूरे क्षेत्र में, पूरे ब्राह्मण समाज में एक जोश है, उत्साह के साथ इसे त्योहार के रूप में मनाएंगे और इसके लिए जगह जगह द्वार गेट बनाए गए हैं, जगह जगह मीठी प्याऊ की तैयारी हो रही है। भगवान परशुराम सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि शोभा यात्रा को ज्यादा भव्य बनाने के लिए घर घर जाकर जनसंपर्क किया जाएगा। शोभा यात्रा में 2 दर्जन झांकियां और 1 दर्जन बैंड होंगे। शोभा यात्रा मार्ग पर जगह जगह मीठी प्याऊ और भव्य प्रकाश की व्यवस्था की गई है। होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर एसोसिएशन संस्था के पदाधिकारियों ने शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच नेपाल पीड़ितों की सहायता के लिए 250 पैकेट मिनरल वाटर दिए, जो ट्रक द्वारा नेपाल के लिए रवाना कर दिए गए हैं। ट्रक को एडीएम सिटी राजेश श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखा नेपाल को रवाना किया। होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन ने एक 250 के पैकेट का एक ट्रक रवाना किया है, जिसमें मिनरल वाटर्स था, क्योंकि गर्मी की राहत में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो पानी है। तो होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन ने अपना डिसाइड किया कि सबसे पहले जो चीज़ उपलब्ध कराई जाए वो है पानी। तो उसी ग्राउंड को लेकर हमने एक 250 पैकेट का जो है पूरा का पूरा ट्रक हमने यहाँ से भेजा, जिसकी हरी झंडी देकर एडीएम सिटी, एडीएम वित्त और एडीएम प्रोटोकॉल ने उस ट्रक को रवाना करा। एक ट्रक मिनरल वाटर जिसमें लगभग 3000 से ऊपर बोतल्स हैं, वो हमने नेपाल के भूकंप पीड़ितों को भेजने का अपने होटल रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के बिहाफ पे ये सहायता मदद भेजने की प्लानिंग किया। हर साल बड़े ही धूमधाम के साथ ताज के साए में मनाए जाने वाले शाहजहां के उर्स की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस साल शाहजहां का 360वां उर्स मनाया जाएगा, जिसमें कई देशों के जायरीन भी आकर अकीदत के फूल पेश करते हैं। एक शहंशाह ने बनवाकर हंसी ताजमहल दुनिया को मोहब्बत की निशानी दे दी और हर साल रजब के महीने की 25 से 27 तारीख तक उसी शहंशाह के उर्स का आयोजन ताज के साए में किया जाता है। इस साल ये उर्स मई की 15, 16 व 17 तारीख को मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस उर्स में देश के कोने कोने से कई अकीदतमंद आते हैं और चादरपोशी करते हैं। इस उर्स की पूरी जानकारी अमन कमेटी के चेयरमैन ने दी। असल में शाहजहां के नाम से जो दुनिया पहचानती है जिसे, उनका असली नाम मोहम्मद शाहुद्दीन है। मोहम्मद शाहुद्दीन शाहजहां का 360वां उर्स मुबारक मई की 15, 16 और 17 तारीख में मनाया जाएगा। हर वर्ष परंपरागत होने वाले इस उर्स का आयोजन हम बिना किसी सहयोग के बड़ी धूमधाम से अपने स्तर पर करते हैं। 15 मई से शुरू होने वाले इस उर्स में कुछ दिन ही बचे हैं, जिसको देखते हुए तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। वहीं प्रशासन, CISF व ASI की बैठकों का दौर भी शुरू होने वाला है। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप
और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।